केशवानंद भारतीवाद क्या था, इसी पे अपना महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है। आपका अपने चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। केशवानंद भारतीवाद जैसा कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट में आया एक वाद है। इसका पूरा विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार से केशवानंद भारतीवाद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत जो सिद्धांत है उसका कॉन्सेप्ट इसी वाद से उभरा। तो पूरा हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है केशवानंद भारतीवाद। बात 1973 की है, जब केरल में तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून पारित किए और इन कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ ये जो मामला था, ये इडनीर मठ के जो सर्वे सर्वा थे केशवानंद जी, उनके खिलाफ था। तो ये सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, यानी न्यायपालिका में चले जाते हैं। होता क्या है, इस वाद में संविधान का जो संशोधन हुआ 24वां, 25वां, 26वां और 29वां, इन संशोधनों तथा गोलकनाथ वाद आया एक 1967 में। उस मामले के निर्णय को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। तो ये जो संविधान संशोधन थे 24वां, 25वां, 26वां और 29वां और गोलकनाथ जो मामला था, इसमें संविधान और न्यायपालिका यानी सरकार जो संसद है और वो न्यायपालिका है, उसकी पावर के बीच विवाद था। जो कि गोलकनाथ मामला था, उसमें निर्णय 11 न्यायाधीशों द्वारा दिया गया था। इसलिए इस मामले में सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ की आवश्यकता थी, क्योंकि 11 न्यायाधीशों द्वारा पहले ही एक जो मामला आया उस पर सुनवाई हो चुकी थी और 11 न्यायाधीशों का फैसला था वो, तो इससे बड़ी कोई बेंच बनानी थी। तो केशवानंद भारतीवाद में 13 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई, जहाँ जो जाने माने कानूनविद थे पालखीवाल और फली नरीमन, सोली सोरोब जी आदि ने सरकार के खिलाफ ये मामला प्रस्तुत किया। अब ये जो मामला था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए किसकी संसद की जो संविधान में संशोधन की जो पावर है उसमें संशोधन करते हुए संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध ये लगाया और इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे की क्षति नहीं होनी चाहिए। संसद के लिए स्पष्ट कर दिया गया कि संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन करने की उसकी शक्ति पे कोई रोक नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है वो 1973 में उभर कर आया केशवानंद भारतीवाद में। अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद ये सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर, जो संसद जल्दबाजी में संशोधन करती है, उस पर ये रोक लगाने का कार्य करता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 68 दिन तक सुनवाई चली और ये तर्क वितर्क से इसमें 31 अक्टूबर 1972 में सुनवाई होकर 27 मार्च तक चली थी। 1973 में ख़त्म हुआ। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय सुनाया था। कुल 13 न्यायाधीशों ने इस फैसले को सुनाया और ये इतिहास में बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट के रूप में उभर कर सामने आया। सभी प्रयास सिर्फ एक मुख्य सवाल के जवाब के लिए थे कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी। इसी पे बहस चली इस
मुद्दे में। दूसरे शब्दों में, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द कर सकती है, बदल सकती है या संशोधित कर सकती है, चाहे वो कोई मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी हुई है। उसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता हो या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो छीन लेने से कोई रोक सकता हो। 703 पृष्ठ का यह फैसला अंततः पारित हुआ और संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन उस हद तक ही कर सकती है जहां तक कि वो संसद संविधान के मूल ढांचे या जो आवश्यक विशेषताएं हैं, मूल संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं उनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करे। संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान के कुछ प्रमुख मूलभूत सिद्धांत हैं जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा संविधान में दर्ज कर दिया गया केशवानंद भारती वाद से 1973 में। अब जो मूल सिद्धांत है उसको कौन प्रतिपादित करेगा? ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका। संविधान का मूल स्ट्रक्चर क्या है? संविधान के मूल स्ट्रक्चर में कुछ मूलभूत बातों को सूचीबद्ध किया गया था और इनकी जो मूल स्ट्रक्चर है, संविधान का मूल ढांचा है, इसको प्रतिपादित करने की जो पावर दी गई वो दी गई न्यायपालिका को कि समय समय पर न्यायपालिका ये प्रतिपादित करेगी, ये सिद्ध करेगी कि कौन सा है जो मूल तत्व है संविधान का वो मूल ढांचे में शामिल है। तो संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी विधायिका ये नहीं कह सकती कि अब संविधान सर्वोच्च नहीं है, कोई व्यक्ति है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है, वो मूल स्ट्रक्चर है। कोई भी सरकार, कोई भी विधायिका ये नहीं कह सकती कि अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, कोई एक व्यक्ति की शक्तियाँ हैं या सिर्फ सभी जो शक्तियाँ हैं वो विधायिका की हैं या सभी जो शक्तियाँ हैं वो कार्यपालिका की हैं या जो सभी शक्तियाँ हैं वो न्यायपालिका की। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। गणराज्य जो लोकतांत्रिक रूप है सरकार का, भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, यानी यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कोई व्यक्ति है और ये संविधान का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, कार्यपालिका का प्रमुख का पद है। लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति विशेष या सरकार या विधायिका कि अब लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, कोई सैनिक शासन होगा या कोई जनता का शासन या नहीं होने वाला, ये कोई अधिनायकवादी शासन होगा। ये मूल स्ट्रक्चर में आता है। इसे न्यायपालिका, इसके विरुद्ध अगर कोई भी विधेयक आता है या विधायिका कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन करके इन पर रोक लगा सकती है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है, यानी राज्य की नज़र में सभी धर्म हैं वो बराबर है, कोई भी धर्म विशेष रूप से ट्रीट नहीं किया जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता पे किसी प्रकार की आँच आए किसी कानून से तो न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। संसदीय प्रणाली, कोई भी ये नहीं कह सकता कि अब भारत में संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होगा। अब जो अमेरिका में है वैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है संसदीय जो शासन पद्धति है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि यहाँ अब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहेगा, सभी गुलाम हो जाएंगे। व्यक्ति की यहाँ कोई गरिमा नहीं है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है
जो तत्व है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रभावी रूप से मिलेगी, यानी न्याय के प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है और कानून की समान संरक्षण का हकदार है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी किसमें शामिल है? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। कोई ये नहीं कहेगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगी। कानून का शासन, कोई ये नहीं कह सकता कि अब व्यक्ति का शासन होगा, किसी विधायिका का शासन होगा या संसद सर्वोपरि होगा। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने के लिए काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव जरूरी है। साथ ही भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के मध्य संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास करना भी जरूरी है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुई। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिगिनर्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट